न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये हमारे चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग। हमने जो वो पढ़ लिया, कौन सा वाला, अमीबा वाला पढ़ लिया, उसके बाद पैरामीशियम पढ़ा। अब कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट वही होना है। स्टार्ट क्या होना है, वही सेम चीज कि क्या कहते हैं, इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, ये जो जितने भी हमने स्टेप पढ़े उसी तरीके से स्टेप में होगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म तुमने बोला मतलब क्या होगा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए, अपने खाने के लिए। या अब वो दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, यानी कि हम सीधे सीधे प्लांट को खा रहे हैं। प्लांट पे हम कैसे डिपेंडेंट है, प्लांट अगर कोई भी फूड बनाता है, अनाज बना रहे हैं हम खा रहे हैं, वेजिटेबल बनाता है हम खाते हैं, और वो फ्रूट्स बना रहे हैं हम खा रहे हैं, तो हम प्लांट पे बेस्ड है कि नहीं है। दूसरा क्या हो गया, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि मैं हमने वो ऑयल बनता है घर में, बनता है कि नहीं, प्लांट से तो बनाते हैं ऑयल। बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जो प्लांट से बनाते हैं, तो उसको हम खाते हैं। तो हम प्लांट पे डिपेंडेंट है या फिर प्लांट बेस्ड चीजों पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा हम एनिमल्स पे भी तो डिपेंडेंट है। हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि क्या, दूध जो एनिमल से आता है उसको कंज्यूम करते हैं। एग्स जो किससे आते हैं, एनिमल से आता है, उसको कंज्यूम करते हैं। बटर सब एनिमल से कंज्यूम करते हैं, एनिमल से बनता ही है ना, तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। घी, समझे या नहीं, सही। कर्ड हो गया, छाछ हो गया, ये सब कहां से आ रहे हैं, ये सारे एनिमल की बॉडी से आ रहे हैं, तो उनको कंज्यूम करें। साथ में हम उन एनिमल्स को भी तो कंज्यूम कर रहे हैं खाने के लिए। बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, किसका मीट होता है, चिकन का मीट हो गया, है ना। तो जिस किसी के भी मीट खाते हैं लोग, मीट भी खा रहे हैं। इसका मतलब अपने सर्वाइवल के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सबको खाता है। सबको मतलब उसके आसपास जो भी चीजें हैं जो खाने लायक है, स्पेशली प्लांट बेस्ड चीजें हो गई और एनिमल बेस्ड चीजें हो गई, या फिर प्लांट को खाता है या एनिमल को खाता है, सिंपल सी बात है। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, जो इस तरीके का न्यूट्रिशन दिखाता है। इतना तो समझ में आता ही है तुम्हें। उसके बाद क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे को खाएगा, दूसरे से अपनी बॉडी के अंदर क्या लेगा, खाना लेगा। उसके बाद ये कैसा है, ह्यूमन बीइंग कैसा होता है, ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो जाता है, जो जो क्या कहते हैं, जो सब चीजों को खाएगा, सब चीजों को खाने वाले को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। वही तो सेम है। हेटेरोट्रॉपिक कहने का मतलब है जो अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं बना रहा है, जो दूसरों को खा रहा है और अपनी बॉडी के अंदर उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हेटेरोट्रॉपिक कह देंगे। ओमनीवोरस मतलब किससे खाना ले रहा है भाई, वो एनिमल चीजों को भी, एनिमल वाली बेस्ड चीजों को भी खा रहा है, प्लांट बेस्ड चीजों को भी खा रहा है, प्लांट को भी खा रहा है, एनिमल को भी खा रहा है, तो सारी चीजों को खा रहा है जिससे वो अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ले रहा है। तीसरा, उसके पास किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, तो तुम बोलोगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन लिख रही हो सिर्फ। होलोजोइक का मतलब क्या है कि अपनी बॉडी का पार्ट यूज कर रहा है, उसके बाद वो अपनी बॉडी के अंदर खाना डाल रहा है। जैसे हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि अपने पेट में से मैंने केमिकल निकाले, केमिकल पता है ना क्या होते हैं, यहाँ पर बायो में अब हम केमिकल को, ऐसे केमिकल जो किसमें मदद करेंगे हमको, जो हमें डाइजेशन में मदद करेंगे, तो उन केमिकल्स को हम डाइजेस्टिव केमिकल्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम कह देंगे। समझ में आ रही बात या नहीं। ऐसे केमिकल जिसकी मदद से मेरी बॉडी के अंदर जो खाना है वो पच रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो इस केमिकल को क्या बोल दूंगी मैं, एंजाइम कह दूंगी। कैसे एंजाइम, जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मेरी पेट में या मेरी बॉडी का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो खाने के ऊपर पहले मैं निकाल रही हूँ बाहर, फिर वो सारा डाइजेस्टिव एंजाइम उस खाने को गला रहा है, सड़ा रहा है और उसके बाद डाइजेस्ट कर रहा है, उसके बाद में उसको खा रही हूँ। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स की मदद से हम खाने के टुकड़े को लेते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, बॉडी के अंदर डालते हैं। समझे या नहीं समझे। तो हम अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। होलोजोइक मतलब अपनी बॉडी के पार्ट से तुम खाना ले रहे हो बॉडी के अंदर, जैसे ही सेम अमीबा दिखाता वही सेम ये भी दिखा रहा है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि ये जो खाना खा रहा है ना, हम अब अपनी बॉडी के अंदर जो खाना खा रहे हैं, तो मैंने तुमको एक दिन स्टार्टिंग में समझाया था कि जैसे मैं अपने मुंह के अंदर रोटी का टुकड़ा रख रही हूं, तो मैंने माना चलो ठीक है रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा है, मेरी नसों में नहीं दिखाई देगा, मेरी नसों में तो खून घूम रहा है, तो वो खून के अंदर इतना बड़ा टुकड़ा तो जा नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने मुंह के अंदर रोटी के टुकड़े को लिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, है कि नहीं। मैं अगर उसको कोई, और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद मैंने उसको पेट में उसको डाल दिया, अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। क्या वो छोटे छोटे पार्ट्स में जिसको तुमने डाल रखा है, तोड़ा है, क्या वो खून के अंदर जा रहा है, या उसके और छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं। अभी मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्यों उसके और छोटे टुकड़े हो रहे हैं, तुमने बताया ना, और छोटे टुकड़े हो रहे हैं क्यों। क्या अगर मैं बहुत देर तक उस खाने के पार्टिकल को चबाते रहूं, बिल्कुल लिक्विड बना दूं, जैसे हमारी बॉडी में खून है उतना ही पतला बना दूं, तो क्या मेरे खून में चले गया वो खाना, नहीं, अभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा रहा, क्या हो रहा है ऐसा। तुमने ही तो कहा था बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना डाइजेशन होता है,
होता है कि नहीं होता? तो क्यों नहीं जा रहा, क्या हो रहा है? अब इसको समझते हैं। हमने पढ़ा था हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कहां से आएगा? वो आएगा न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स पहले चैप्टर की सबसे पहली टॉपिक तो यही पढ़ी थी हमने, न्यूट्रिशन, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन क्या, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं तुम्हारे पास खाना। खाने के अंदर क्या क्या खाते हो भैया तुम? हमने पढ़ा है कि भैया हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, पता है ना। और क्या खाते हैं? हम खाते हैं प्रोटीन्स और क्या खाते हैं? फैट्स बोला, और वाइटामिन हो गए, और क्या खा रहे हैं? मिनरल्स खा रहे हैं और पानी वगैरह भी पी रहा है, कोई रफेज खा रहा है, फाइबर खा रहा है कि नहीं? हमारा खाना जो है, ये जो चीज देखो, ये तीन चीजें देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमारा खाने का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट है। यानी कि खाने में मैं सबसे ज्यादा क्या खा रही हूँ? या तो मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगी, या फैट खाऊंगी, या फिर क्या खाऊंगी? प्रोटीन खाऊंगी। सबसे ज्यादा अमाउंट में मैं क्या खा रही हूँ? ये तीनों खा रही हूँ। अब इनको मुझे, अब जरूरी नहीं कि यही है, बाकी और भी तो खाते ही हैं, वाइटामिन भी तो खाते ही हैं, है कि नहीं? बॉडी के अंदर तो जा ही रहा है खाने के साथ साथ, मिनरल्स भी खाने के साथ जा ही रहा है, पानी तो पीते ही हम, है ना। हाँ, तो इन मेजर ये है हमारे खाने के अंदर, मेजर चीज ये है जो हमको क्या करते हैं, हमको हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि क्या, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि ये क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, यानी कि ऐसा खाना जिससे मेरी बॉडी में एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। किससे? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या करता है? मेरी बॉडी को बिल्ड करता है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी को बनाने के लिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए मुझे क्या खाना पड़ेगा? प्रोटीन खाना पड़ेगा। वाइटामिन क्यों खाने? वाइटामिन इसलिए चाहिए बॉडी के अंदर कि हमें अगर कोई डेफिशिएंसी, सॉरी, कोई डिजीजेस हो, उस डिजीज से बचाने के लिए मुझे वाइटामिन की जरूरत पड़ती है। वाटर तो तुमको पता ही है कि तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट ना रहे, उसके लिए वाटर चाहिए। मैंने बोला हमारी बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रॉपिक है, हम लोग ओमनिवोर्स होते हैं, सारी चीजें खाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम अपनी बॉडी के अंदर खाना नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे भैया? हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना खाएंगे। और हम किस ऑर्गेनिज्म से खाना खाते हैं? हम सारे ऑर्गेनिज्म से मिलाकर अपनी बॉडी के अंदर खाना लेते हैं, यानी कि हम ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? तुमने बोला होलोजोइक होता है। अपनी बॉडी की मदद से तुम खाने को अपनी बॉडी के अंदर डालते हो, फिर उसका डाइजेशन करते हो, तो हमारी बॉडी के अंदर होलोजोइक होता है। अब जब तुम उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, एंजाइम मतलब क्या होते हैं? केमिकल्स, ऐसे केमिकल जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। तो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं जो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, जो तुम्हारे खून के अंदर मिक्स हो जाता है। फिर तुमने बोला कि अगर हम खाने को चबा ले, चबाकर उसको खुद ही हम पानी जैसा बना दें, तो वो नहीं हो जाएगा क्या खून के अंदर मिक्स? वो भी आसानी से खून के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। फिर इन एंजाइम्स की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों हम पढ़ते हैं कि हमारे खाने के अंदर ये एंजाइम चाहिए होते हैं? इतना समझ में आया? तो फिर मैंने तुमको बोला कि भैया इसको समझने के लिए ना तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारा जो खाना मिल रहा है, हमें जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इतने सारे टाइप्स के हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या? खाने के अंदर पार्ट्स। खाने के बताओ क्या क्या पार्ट्स हैं, खाने के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है? तुमने बोला भाई इतने सारे पार्ट्स हैं। उसमें से 3 हमारे पास मेजर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है उससे हमको एनर्जी मिलती है, और जो प्रोटीन है उससे मुझे क्या मिलता है? मेरी बॉडी बिल्ड होती है, उससे बनती है, ठीक है। अब ये क्या चाहिए? ये जितने भी, और ये जितने भी तुमने खाने के पार्ट्स लिखे, ये सारों को हम बोलते हैं मेजरली। अगर इसको ना बोलूं तो मैं इन तीनों को बोल रही हूं, इन तीनों को बोल रही हूं, ठीक है। ये तीनों क्या है? इनको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है? क्या तुमने ग्लूकोज का नाम सुना हुआ है? ऑब्वियसली सुन लिया आप चैप्टर में, है ना। तो मैंने बोला कि भैया देखो, एक ये रहा ग्लूकोज, ऐसे ही दूसरा ग्लूकोज, ऐसे एक तीसरा ग्लूकोज, और ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज जो है आपस में बॉन्ड बना के बैठे हैं। ये देखो, ये जो मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ, ये क्या है? ये है उनके बीच में बॉन्ड, समझे। ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बना रखे हैं, और सारे ग्लूकोज मिलाकर, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? मैंने बोला ना, कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं, ग्लूकोज का बड़ा फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं, किसका बड़ा फॉर्म है? ग्लूकोज का बड़ा फॉर्म। तो ये इतना बड़ा जो मैंने बना रखा है, इसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। अब मेरी बॉडी में इतना बड़ा मॉलिक्यूल खून के अंदर नहीं जा सकता, समझे कि नहीं। ये क्या है? ये इतना, ये इतना ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 तुमने मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, तो ये तुम ग्लूकोज के 7 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दिया, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बन गया। कार्बोहाइड्रेट में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स, यहां तो मैंने सिर्फ 6-7 बना रखे हैं, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, किसके मॉलिक्यूल्स को? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में तुम जब चिपका देते हो, उसी को कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? बहुत ही बड़ा पार्टिकल है। तो अगर मैं रोटी का टुकड़ा खा रही हूं, तो रोटी का टुकड़ा जब मैं तोड़ रही हूं ना, उसको अपने दांतों से चबा रही हूं,
तो वो छोटे से ग्लूकोज में नहीं टूट रहा। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, हम क्यों अपने पेट के अंदर इसको या पूरी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं और इसमें बहुत सारे केमिकल्स निकाल रहे हैं? इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये बड़ा सा, इसके साथ अभी और चिपकेंगे और ऐसे मॉलिक्यूल चिपकेंगे। ये बड़ा सा जो तुमने चिपका रखा है मॉलिक्यूल जो बना दिया, इसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब इसको हम इसमें तोड़ देते हैं, इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। मतलब ये वाली चीज को तोड़ देंगे, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ देंगे। जब इनको मैं अलग अलग कर दूं तो मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे क्या आ जाएंगे? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। समझे कि नहीं? ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, अभी सब अलग हो चुके हैं। अब इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब क्या हो जाएंगे? छोटे। जैसे मैक्रो मतलब क्या था? लार्ज। तो माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल। समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ रहा है? मैक्रो मॉलिक्यूल को मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या फिर फूड पार्टिकल। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा जो फूड का पार्टिकल है ये कुछ नहीं, ये इतनी बड़ी चेंज जो होती है उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने क्या करा, इसको सिंपलर, ये क्या है? ये हो गया सिंपलर सोल्यूबल पार्टिकल। ये वो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जिसको मैं अपने खून में घोल सकती हूं। ये वो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया जो मेरे खून में क्या हो सकता है? घुल सकता है। तो यानी कि तुमने इतने बड़े कार्बन की इतने बड़ी जो चेन ले रखी थी जो आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए थे, किसके 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 चेन है? ग्लूकोज की बहुत बड़ी चेन है। जो मेरे पास क्या बोला जाएगा? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट लिया है तुमने। इस कार्बोहाइड्रेट के बीच के जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया ना? ये कौन सा चैप्टर पहला? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लिया ना? तो उसमें तुमने पढ़ा है ना कि बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, फिजिकल बॉन्ड क्या है। तो तुम इनके बीच के बॉन्ड्स को क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो। जैसे ही इसके बीच के बॉन्ड टूटे तो ये एक अकेले अकेले हो गए सारे के सारे, और ये हो गया तुम्हारा सिंपल मॉलिक्यूल, जो आसानी से तुम्हारे खून के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। इतना बड़ा पार्टिकल नहीं सोल्यूबल हो सकता। समझे या नहीं? अब तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कैसे किया? मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कैसे किया? कुछ नहीं करा, मैंने यहां पर एंजाइम मिलाया था। एंजाइम मतलब क्या होता है? केमिकल। मैंने यहाँ पर एंजाइम मिलाया जिसकी मदद से इतने बड़े पार्टिकल को मैंने छोटे छोटे सोल्यूबल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं? वो एंजाइम कुछ नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम है जिसने इसको डाइजेस्ट कर दिया। किसको डाइजेस्ट करा? इसके बीच के बॉन्ड्स को डाइजेस्ट कर दिया, तोड़ दिया, खा दिया और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इतना कुछ समझ में आया? ठीक है। अब ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मतलब वाटर, लिटिक मतलब टूटना। तो वाटर को तोड़ रहे हैं क्या? हमने तो किसी और चीज को तोड़ा है यहाँ पे। पानी के प्रेजेंस में ये एंजाइम्स हो जाते हैं एक्टिव, और अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे। कुछ आया? न्यूट्रिएंट्स के अंदर फूड के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, इतने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से मैं मेजर पार्ट बोलूं तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं हमारे पास। मैंने एक कार्बोहाइड्रेट को देखा तो मैंने देखा कि भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत सारे ग्लूकोज को आपस में तुमने जोड़ रखा है, तो एक मेरा कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तुमने ग्लाइकोजन का नाम सुना है क्या? हमने पढ़ा था एनिमल की बॉडी में जो स्टार्च स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट की बॉडी में जो स्टार्च क्या है? स्टार्च कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट। हाँ तो भैया मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट कैसा दिखता है? तुमने बोला कुछ नहीं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लो, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को चिपका दो, तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, जिसको मैंने बोला मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि लार्ज कॉम्प्लेक्स, जो तुमको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, जिसको मैं मैक्रो मॉलिक्यूल बोल रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने क्या करा? एंजाइम मिलाया। एंजाइम क्यों मिलाया? क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। ध्यान रखना, ये ग्लूकोज को नहीं तोड़ रहा है, CO2 और O2 में नहीं तोड़ा उसने ग्लूकोज को। समझ में आ रही बात या नहीं? वो तो जब वो हमारे सेल के अंदर पहुंच जाएगा तब टूटेगा। वो समझे? इसने क्या करा? जो ये एंजाइम था, इस एंजाइम ने इतने बड़े जो पार्टिकल है इनके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब कि अगर मैं किसी के साथ बंधी हुई, हाथ पकड़े हुए हैं हम दोनों ने, तो मतलब मैंने और किसी और ने क्या करा है? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के रखा है, तो ये हमारे इसी बॉन्डिंग को तोड़ देता है। तो अब मैं अलग हो गई और वो पर्सन अलग हो गया। समझे या नहीं समझे? तो क्या करा? इसके बॉन्ड्स तोड़ दिए, तो ये सारे जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जो इतने सारे मॉलिक्यूल मिला के तुमने एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया था, अब इस सारे पार्टिकल्स को तुमने तोड़ दिया तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको मैंने बोला माइक्रो मॉलिक्यूल। और ये कुछ नहीं है, यही मेरा सिंपल सोल्यूबल पार्टिकल है जो जाके ब्लड के अंदर घुल जाएगा, और घुलने के बाद ये मेरे हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम डाइजेशन में क्या कर रहे हैं? हम भैया ये जो बड़ा जो हम खा रहे हैं ना, जो रोटी का टुकड़ा हम जो खा रहे हैं,
जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट मतलब इसमें तोड़ रहे हैं। समझ में आया कुछ की नहीं आया? अब ऐसे ही प्रोटीन के साथ भी होगा। प्रोटीन का सबसे जो छोटा मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको? अमीनो एसिड। जैसे ग्लूकोज हो गया ना छोटा सा मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ा तो कार्बोहाइड्रेट बन गया। वैसे ही प्रोटीन किससे बना होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारे अमीनो एसिड आपस में चिपके हुए हैं बॉन्ड्स के थ्रू। अब मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर मिलाया हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम में वर्ड क्यों लगा रही बार बार हाइड्रोलिटिक? क्योंकि ये पानी की मदद लेगा और पानी की मदद लेकर इस बड़े से मॉलिक्यूल के बीच के जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ देगा और तोड़ने के बाद सारे अमीनो एसिड्स को अलग अलग कर देगा। सारे एसिड्स को अलग अलग कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा। तो ये जो इतना बड़ा जो आपस में बॉन्ड बना के बैठे थे ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। समझ में आया? और ये क्या हो गया? ये हो गया सॉल्युबल फूड मटेरियल जो मेरे ब्लड में जाके घुल सकता है। और इसको तोड़ने वाला कौन है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कहां प्रेजेंट है? मेरी पूरी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। मेरी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां प्रेजेंट है। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे ही क्या है, फैट को भी तोड़ना है मुझे। तो फैट इतने बड़े बड़े की जगह पे मैं लिख देती हूँ ये सारे किसके पार्टिकल्स हैं? ये फैट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये सारे फैट के पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। सिर्फ यही नहीं होते, इसके अलावा बहुत होते हैं, लेकिन एक मैंने जनरल बता दिया तुमको कि मैंने क्या करा, फैट जो इतने बड़े पार्टिकल्स थे इनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जिसका नाम क्या हो गया? फैटी एसिड। समझ में आया कि नहीं? अब ये हमारी बॉडी के अंदर घुलने के लिए तैयार है, हमारे खून में घुलने के लिए तैयार है। समझे? तो ये या नहीं समझे? तो डाइजेशन क्या होता है? जहां पे तुम कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाने के जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको एंजाइम की मदद से, कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यानी कि जो पानी की मदद से इन बड़े पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ते हैं, इन एंजाइम की मदद से इसको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो और यही छोटे पार्ट्स अब मेरी बॉडी के अंदर सॉल्युबल होने के लिए रेडी है। समझ में आया कि नहीं? अब यही छोटे छोटे पार्ट्स मेरी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास जाएंगे, जिस चीज को जिसके रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग वो वहां काम करेंगे। जैसे कहीं पे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बनाएंगे, कहीं पे प्रोटीन चाहिए, मेरी बॉडी की सेल को बिल्ड कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं उसको, मेरी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे बिल्डिंग की तरह काम करेंगे। समझे कि नहीं? अगर मुझे कोई डिजीज से बचाने के लिए कुछ काम करना है तो वहां पे उसकी तरह काम करेंगे। कहीं पे कोई सेल मेरा टूट गया है, डैमेज हो चुका है, उसको फिर वहां रिपेयर करने का काम करेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये था सारा का सारा क्या था जो भी हम डाइजेशन वाला पढ़ रहे थे टॉपिक। तो क्या बोला मैंने कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ने के लिए तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है खाना, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, उसके अलावा भी होते हैं, बट मैंने मेजर इसी के बारे में लिखा हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि बड़े फूड पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। इसमें से मैंने जब बड़े कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को देखा तो मुझे ऐसे दिखाई देंगे कि सारे पार्टिकल्स, ये जैसे मान लेते हैं मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूं तो ये भी ग्लूकोज होगा, ये भी ग्लूकोज होगा, ये भी ग्लूकोज होगा। तो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या है? आपस में इन बॉन्ड्स के थ्रू क्या है? चिपके हुए हैं। ठीक है, इन बॉन्ड्स के थ्रू क्या है? आपस में चिपके हुए हैं। तो मैंने बोला कि भैया ये तो बहुत ही बड़ा पार्टिकल है और ये मेरी खून के अंदर नहीं जा सकता इतना बड़ा पार्टिकल। तो मैंने क्या करा, मैंने मदद ली एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल, ऐसे केमिकल जो पानी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं इस बड़े मॉलिक्यूल को। तो इन एंजाइम्स का नाम हो जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम पानी की मदद से इन बीच के जो बॉन्ड्स हैं, इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे अलग अलग हो गए। इनको मैंने बोल दिया माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो ये छोटे छोटे सिंपल सॉल्युबल फूड पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये आसानी से मेरे खून में जा सकते हैं और खून के बाद खून जहां जहां इसको पहुंचाना चाह रहा है, ये खाने को पहुंचाना चाह रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है खाने के, वहां वहां मेरा खून खाने को पहुंचा के आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब हम डाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो हमने खाना खाया है उसको फिजिकल पार्ट्स में ही तोड़े, छोटे छोटे पार्ट्स, कि मैंने दांतों से चबाया और मुझे दिखा रहे तो पानी जैसा कन्वर्ट हो गया। तो मैंने बोला मैं तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो क्या ये खून में चले जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी उसके अंदर आंखों से मुझे दिख रहा है कि शायद वो टूट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने छोटे छोटे पार्ट, ये इतने छोटे पार्ट्स में टूट गया। क्या पता अभी भी वो ऐसे पढ़ाओ, इस फॉर्म में पढ़ाओ। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इसमें से मुझे ये करना था जो कि मेरे केमिकल्स करेंगे, ये तुम्हारे दांत नहीं कर सकते। कि डाइजेशन की डेफिनेशन पूछेगा तुम क्या बोलोगे कि कैसी प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है फिर समझाती थोड़ी देर में। तो बोला कि कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर मैक्रोमोलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन किया जाता है।
इनको क्या करा जाता है, तोड़ा जाता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स को तोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ा जा रहा है किसको, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को। किस में तोड़ा जाता है, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। और ये प्रोसेस जहां पर हम बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं, कट करते हैं, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में कट करना, तोड़ना, इसको बोला जाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। किसकी मदद से कर रहे हो ये तुम, ये एंजाइम्स की मदद से। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक, यानी कि जो पानी की मदद से किसको तोड़ रहे हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं। तो मैंने सिंपल बोला कि न्यूट्रिशन जो तुम बोल रहे हो कि बॉडी के अंदर लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, तुमने बोला 5 स्टेप में लेना चाहिए। एक है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या हो गया, खाने को बॉडी के अंदर लेना, जैसे अमीबा लेता था अपनी बॉडी के पार्ट्स की मदद से, वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी, हम जो ह्यूमन बींग्स है अपने हाथों की मदद से खाने को बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि मुंह में डाल रहे हैं। तो ये हो गया इंजेशन, यानी कि माउथ में सबसे पहली बार क्या हो रहा है, माउथ जो है वो सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है डाइजेशन के अंदर। समझे या नहीं समझे, तो हमारे पास इंजेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर होता है डाइजेशन, यानी कि खाने को पचाना है, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना है। अब तुम समझ गए हो मैं कौन से पार्टिकल की बात कर रही हूँ। ठीक है, रोटी के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़े में तोड़ने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उस रोटी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की वजह से चिपके होते हैं आपस में, तो वो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मुझे अलग अलग करना है। तो एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के बीच का बॉन्ड तोड़ना है ताकि सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाए। अब मैं इस अलग अलग मॉलिक्यूल को बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं। समझे, ये होता है डाइजेशन। और हमारी बॉडी में अगर तुम्हें डाइजेशन करवाना है तो एक पूरा सिस्टम चाहिए भैया, उस सिस्टम के अंदर होगा पूरा का पूरा डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया कि नहीं, तो खाना पूरा का पूरा पहले डाइजेस्ट होगा, ये नहीं कि डाइजेस्ट होते भी जा रहा है अब्सॉर्ब भी होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले खाने को बॉडी के अंदर तुम लोगे, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन अकेला नहीं हो सकता जैसे कि सीधे सीधे केमिकल निकाल दिया, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ये जगह दे रखी भैया, इसी जगह कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, तो वहां पे ये फैट प्रोटीन वगैरह क्या पता डाइजेस्ट ना हो। फिर प्रोटीन के लिए अलग से जगह बना रखी कि यहां पर डाइजेस्ट होगा प्रोटीन, फैट वाला पार्ट यहां डाइजेस्ट होगा। समझे, और ये वाले एंजाइम्स आएंगे, ये वाले केमिकल्स आएंगे इनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में अलग अलग खाने का टुकड़ा डाइजेस्ट होगा। खाने का टुकड़ा मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट अलग जगह डाइजेस्ट होगा, फैट अलग जगह डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन अलग जगह डाइजेस्ट होगा। क्या पता एक ऐसी जगह भी हो जहां पे तीनों साथ में डाइजेस्ट हो रहे हो। समझे या नहीं समझे, ऐसी चीज है। तो वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुमको मैंने पहले थोड़ा सा बता रखा है कि वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। उसका नाम क्या है, पहला तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल, पूरी कैनाल, पूरी जो नली है मुंह से लेकर कहां तक का, एनस तक का, वो क्या हो गया एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल के साथ ग्लैंड्स चिपके होते हैं। ग्लैंड्स मतलब क्या होते हैं, ग्लैंड्स मतलब होते हैं पाउच। पाउच मतलब क्या हो गया, एक तरीके सेल्स के मैंने कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जिसके अंदर खाली जगह बनी हुई है, और इस खाली जगह के अंदर क्या आ जाएंगे, इस खाली जगह के अंदर केमिकल्स आएंगे। फिर धीरे धीरे ये केमिकल कुछ नलियों के थ्रू निकल रही होंगी। हाँ, तो मैंने बोला ये ऐसे मैंने कुछ पाउच जैसा बना दिया। इस पाउच के अंदर मैंने इसको क्या बना दिया कि भैया इसके अंदर कुछ चीजें बनेंगी, यानी कि एंजाइम्स, केमिकल्स इसके अंदर बनेंगे, या तो बनेंगे या फिर ये स्टोर करेगा केमिकल। फिर इस केमिकल के साथ ही मेरा हाथ जुड़ा हुआ है ना इस पाउच के साथ, मतलब ये हो गया इसके अंदर की नली। नली मतलब क्या हो गया, पाइप। इस पाइप के थ्रू ये केमिकल धीरे धीरे निकलेगा और वहां पे जाएगा जहां पे खाना डाइजेस्ट हो रहा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारे पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, तो उनका नाम हो जाएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं तो ग्लैंड्स का नाम क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड्स, ऐसे पाउच जिसके अंदर केमिकल है। कौन से केमिकल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बताए थे, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ऐसे ग्लैंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो और ये एलिमेंट्री कैनाल दोनों आपस में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी पूरे सिस्टम के अंदर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कहां से कहां तक का स्टार्ट हो रहा है, मुंह से लेकर कहां पे जा रहा है, वो एंड कहां पे होता है, एनस पर। स्टार्टिंग पॉइंट एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एक खाली सी पतली सी लॉन्ग ट्यूब है, ट्यूब जिसकी 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को माउथ कह देते हैं और दूसरी ओपनिंग को क्या कहेंगे, एनस कहेंगे।
माउथ से अगर हम खाने को डाल रहे हैं जिसका डाइजेशन होने वाला है, तो एनएच से क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिस खाने को अब्सॉर्ब भी नहीं करा हुआ है, वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड मेरी बॉडी के बाहर निकलने वाला। समझ में आया कि नहीं? तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं, एक ट्यूब है भैया, एक लंबी सी ट्यूब है जिसका ऊपर वाला पार्ट भी खुला है, नीचे वाला पार्ट भी खुला हुआ है। ऊपर वाले पार्ट को माउथ कह दिया और नीचे सबसे लास्ट वाले पार्ट को क्या बोल दिया? एनएस बोल दिया। बीच में अलग अलग पार्ट्स हैं जिसका नाम हमने डिस्कस करा हुआ है वैसे पहले। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और उसके साथ क्या चिपके हुए हैं? ग्लैंड्स चिपके हुए हैं। वो ग्लैंड्स क्या करेंगे? वो ग्लैंड्स कुछ नहीं, वो पाउच होते हैं। इन पाउच के अंदर केमिकल्स बनता है, या तो केमिकल बनेगा या फिर इन पाउच के अंदर केमिकल स्टोर होगा। फिर ये केमिकल के पास पतली सी ट्यूब होती है, इन ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे क्या होगा? केमिकल निकलेगा उस पर्टिकुलर जगह पर, ये एलिमेंट्री कैनाल की जगह पर वो ट्यूब खुलेंगे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि नहीं? जब खाना पूरा यहां पर डाइजेस्ट हो गया इसकी मदद से और इसकी मदद से, जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद उसको ऑब्जॉर्ब करेंगे, खून के अंदर फेंकेंगे। उसके बाद उस खून उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, डिफरेंट डिफरेंट सेल के पास लेके जाएगा जहां उसका यूज होगा। बाकी इसका जो अनडाइजेस्टेड खाना बच गया था उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या हुआ? सबसे पहले खाने को बॉडी के अंदर डाला, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम ने मिलकर खाने को तोड़ा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो खाना अब्सॉर्ब हो सकता था, जैसे मैं तुमको बताया था यहाँ पे बनाया था मैक्रोमोलिक्यूल्स, उससे माइक्रोमोलिक्यूल बना दिया ना। तो जब खाना कंप्लीटली माइक्रोमोलिक्यूल में टूट जाता है, जब कंप्लीटली माइक्रोमोलिक्यूल में टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, अब उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। जो हमारे डिफरेंट पार्ट करेंगे अब्सॉर्ब, बताऊंगी कहां पे अब्सॉर्प्शन होता है इसका। समझ में आया? एक बार अब्सॉर्प्शन हो गया फिर उसके बाद इसको पूरा यूटिलाइज करने के लिए फेंक दिया जाएगा, और इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड खाना बच गया है उसको अब बॉडी के थ्रू, बॉडी से एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि इजेशन हो जाएगा उसका। तो वही सेम तरीका है जो अमीबा के अंदर हो रहा था, बस हमारी बॉडी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक ही स्टेप में सब खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा स्टेप ये वाला है, डाइजेशन वाला स्टेप, क्योंकि इसके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं जो डाइजेशन में मदद करेंगे। कुछ कुछ आया? स्टार्ट कर रहे हैं विद एलिमेंट्री कैनाल। कि हमारे पास अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल देखूं तो एलिमेंट्री कैनाल क्या बोला मैंने तुमसे? एक पतली सी ट्यूब है, अभी मैं सीधी ट्यूब बना रही हूं उसका, ठीक है? एक पतली सी ट्यूब है जिसकी एक ओपनिंग ऊपर है और एक ओपनिंग नीचे है। जो सबसे ऊपर वाली ओपनिंग है उसका नाम क्या है? और जो सबसे लास्ट वाली ओपनिंग है उसका नाम क्या है? एनस। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल है, जो पतली सी ट्यूब है, ऊपर वाली ओपनिंग को मैंने माउथ कह दिया, लास्ट वाली ओपनिंग को क्या कह दिया मैंने? एनएस कह दिया। और ये जो पतली सी ट्यूब है भैया, इसका पूरा अगर मैं देखूं ये 9 मीटर के आसपास लंबी है। इसकी पूरी मीटर कितनी है? 9 मीटर। 1 मीटर इतने रेंज के आसपास होता है, तो 9 मीटर मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना। ये बहुत बड़ा ट्यूब है, तो मेरी बॉडी के अंदर कैसे बड़ा होगा फिर ये? तो इसका मतलब जैसे मैंने इसको लंबा बना रखा है, इस लंबे फॉर्मेट में मेरी बॉडी के अंदर नहीं पड़ा हुआ है। इसको मेरी बॉडी के अंदर फिट करने के लिए इसको घुमा रखा होगा, मोड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं? एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ को एक और नाम बोला गया है, क्या है? बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद खाना जो है पहले मुंह में गया। मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, मैं ये बता रही हूँ खाना कहां से कहां जाएगा। पहले मुंह में गया, दांतों की मदद से उसको चबाओगे बहुत ज्यादा। चबाने के बाद खाना कहां जाएगा? पाइप में जाएगा। उस पाइप का नाम क्या होता है? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस यानी कि पाइप पे जाएगा, जिसको फूड पाइप कहते हैं। उसके बाद खाना कहां जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद खाना कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहां चले जाएगा? वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चले जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि मुझे इतने सारे सब पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे अगर मुझे एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है तो अभी मैंने बोला 9 मीटर है, तो क्या ये पूरे सबको मिलाकर 9 मीटर होगा? हाँ 9 मीटर होगा। ठीक है, ये तो ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, ये तो ओपनिंग है ना खाली। तो यानी कि ये सब पाइप वाइप इन सबको मिलाकर तुम्हारे पूरे 9 मीटर की चेन, ये लंबी सी ट्यूब बन रही है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे इसको? ऐसे पढ़ना है कि भैया हमारे पास एक इंसान का अगर तुम शक्ल बनाते हो, ये तुम्हारा इंसान की बॉडी, ये यहां पर ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन क्या है भैया? ये हो गया माउथ। ठीक है, यहां से मैं ऐसे बना रही हूँ, ये ऐसे क्यों बना रही हूँ मैं बाद में समझाऊंगी। यहां से पूरा ये मैंने ऐसे जोड़ा हुआ है। ये पतली सी जो ट्यूब बना रखी है पीछे, ये जो पतली सी ट्यूब है, ये तुम्हारी पतली सी ट्यूब क्या हो गई? ईसोफेगस हो गई। ठीक है,
अब ये ईसोफेगस इस ऐसे शेप में कन्वर्ट, ये टूट जाएगा, इसका नाम क्या होगा? स्टमक। ठीक है, ये इसमें टूट गया जिसका नाम क्या है? स्टमक। अब स्टमक से यहां पर, तो भैया एक तुम्हारा मुंह हो गया, ये जो इतना सारी खाली जगह दिख रही है ऐसे अंदर, मुंह तो ये हो गया ना लिप्स वाला पार्ट, अंदर जो खाली जगह दिखेगा उसको बोलेंगे बक्कल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। तो जो तुम्हारा मुंह जब तुम खोलते हो रसगुल्ला भरने के लिए, मुंह के अंदर गुलाब जामुन भरने के लिए एक छुपा लू पूरा, तो वो जो तुम खाली जगह यहाँ पे खोल रहे हो ये पूरी क्या है? बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी के अंदर दो लोग छुपे हुए हैं। एक तो क्या है, तुम्हारे यहाँ पे जो नीचे जबड़े हैं, जबड़ों में कुछ धसे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको? दांत। ठीक है, तो दांत धसे हुए हैं, तो दांत तुम्हारा किसका पार्ट है? बक्कल कैविटी का पार्ट है। दूसरा क्या पार्ट है जिससे मैं बोल रही हूं अभी? टंग। तो दो लोग हैं जो तुम्हारी बक्कल कैविटी को बनाते हैं। फिर उसके बाद पीछे क्या है? ये पूरी जो पाइप है ये हो गया ईसोफेगस। ठीक है, ये पूरी पाइप क्या हो गई? ईसोफेगस। फिर ये जो तुमने बनाया बैग की तरह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया स्टमक। फिर ये जो अंदर इतना कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था ये क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके बाहर वाला जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में जो यहाँ पर ओपनिंग होगी भैया, ओपनिंग जिसे खुलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनस। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें लगा था कि हमारी बात बॉडी से वैसे है, सिर्फ एक ट्यूब है, लेकिन एक ट्यूब नहीं है भैया, इतना सारा फैला हुआ स्ट्रक्चर है। और सबसे ज्यादा फैला हुआ पार्ट कौन सा है? ये वाला, जो सबसे ज्यादा कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब समझते हो? बालों का गुच्छा हो गया, बालों को ऐसे घुमा के रख देते हो ना तुम, तो बालों का गुच्छा ये होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इसका ये कितना मीटर लंबा है? 6 मीटर लंबा है। 6 से 7 मीटर यही लंबा होता है, जनरली 6 मीटर बोलते हैं हम। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि 9 मीटर तो पूरी ट्यूब है, उस 9 मीटर में सबसे लंबा ट्यूब तो यही आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझे कि नहीं? और वो भी क्या बोल रहे हैं, इसको कितना कितना मीटर लंबा है? ये 6 मीटर लंबा है। समझे? तो लेकिन फिर इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? इसको तो लार्ज इंटेस्टाइन कहना चाहिए था। और ये तो फिर अगर ये 6 मीटर है तो ऑब्वियस है ये तो 6 से कम ही होगा, ये तो बहुत ही कम ही होगा, ये 6 थोड़ी होगा, 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम तो 9 मीटर है। बाकी ये भी तो बनाएंगे, तो ये कम है तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कह रहे हैं, उसको मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो मेरे पास टोटल कितने चीजें जुड़ी होती है एलिमेंट्री कैनाल में? आगे वाला माउथ हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास बकल कैविटी हो जाती है, पीछे तुम्हारा ईसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये बड़ा वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अंदर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट हम ये बोलेंगे स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहां खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लास्ट में हमारे पास क्या पड़ा रहता है? वो एनस। कुछ कुछ आया थोड़ा थोड़ा समझ में? तो ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसी के साथ ग्लैंड्स चिपके होते हैं। कौन से ग्लैंड्स? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो क्या करेंगे? खाने को पचाएंगे, यानी कि डाइजेस्ट करेंगे उसका। ये तो वो नली है जिससे खाना आएगा जाएगा इधर की तरफ ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन खाने को पचाने के लिए अलग से ग्लैंड्स होते हैं जो अपने केमिकल को इसी जगह पे फेंकेंगे। ठीक है, खाना यहीं से एंटर करेगा और यहीं से निकलेगा, उसके अलावा खाना कहीं और तीसरी जगह नहीं जा सकता इसके अलावा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो यहां पे मैंने कुछ ऐसा बना रखा है, मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, तो ये क्या है? लीवर। ये क्या करेगा? ये करेगा कि अपनी बॉडी का जो चीज है ना, जो इसकी बॉडी में केमिकल है, उसको यहां फेंकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही यहां पे मैंने मान लिया कि एक मैंने पत्ते जैसा चीज बना दिया, और ये पत्ता क्या करेगा? अपनी जो केमिकल है उसको यहां रिलीज करेगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है, एक्चुअल में लीवर यहां नहीं फेंकता है, लीवर फेंकता इसी में ही है, दोनों मिलकर फिर यहां फेंकते हैं। बट एक चीज मैं बता रही हूं जो भी है, यानी कि तुम्हारे जो ग्लैंड्स चिपके हुए हैं ना साथ में, इसमें जो ग्लैंड्स पड़ेंगे हम बाद में, तो वो सारे ग्लैंड्स इसी ट्यूब के अंदर अपनी चीजों को फेंकेंगे। ये नहीं कि ये खाना जो है उस ग्लैंड के अंदर गया, फिर डाइजेस्ट हुआ, फिर वापस उसके अंदर आ गया, ऐसा नहीं होता। खाना यही रहेगा, जो ग्लैंड्स केमिकल है वो इधर ही निकालेंगे, इसी के ऊपर ही निकालेंगे। ठीक है, और फिर यहीं पे खाने का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने वाला प्रोसेस होगा, और लास्ट में छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन यहां हो जाता है, खाने को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया गया है, फिर इसको बॉडी के अंदर फेंकेंगे, फिर उसके बाद इसका डिफिकेशन यानी कि एलिमिनेशन हो जाएगा, जो भी है। कि बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तुमने बोला हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है, जिसको जो हमें चाहिए होता है, वो एक सिस्टम के थ्रू जाता है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? जैसे मैंने बोला मेरी बॉडी में अगर डाइजेशन होना है, अभी जो छोटे ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, उनकी बॉडी में ऐसा चीज नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किसी के पास डाइजेशन के लिए पूरा सिस्टम है तो इसका मतलब वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। अभी अमीबा, पैरामीशियम में क्या था? बस एक फूड वैक्यूल बना दिया था,
उसी के अंदर डाइजेशन हो रहा था कि नहीं? तो उसके पास कोई फूड सिस्टम पूरा 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 कोई सिस्टम नहीं है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जबकि हम ह्यूमन बीइंग या फिर जो भी एनिमल्स, हम तो बेसिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के पास एक पूरा कंप्लीट क्या होता है, सिस्टम होता है, यानी कि हर एक काम कैसा होगा, सिस्टमेटिक वे में होगा। अगर उसकी बॉडी में, जैसे अमीबा की बॉडी में क्या था, जो खाने का पार्टिकल था सिर्फ फूड वैक्यूल के अंदर घिरा था, उसके अंदर सारे केमिकल्स निकल गए जो भी उस खाने को तोड़ सकते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे दूसरा केमिकल निकलेगा जो खाने को तोड़ेगा, फिर उसके बाद वहां से खाना एंटर करेगा दूसरी जगह और वहां पे दूसरा केमिकल निकाल के उसके दूसरी चीज को तोड़ेगा। मतलब हर एक चीज को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम बना रखा है। समझे या नहीं समझे? बहुत बहुत ही डिटेल में चीजें बना रखी है। तो हमने बोला कि हमारा जो डाइजेशन, हमारी बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन होगा ना, खाने को डाइजेस्ट करेंगे हम। तो डाइजेशन करने के लिए उसने बोला कि भैया तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए। देखो हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गए, मतलब पहले तो हम इंजेक्शन करेंगे ही, खाने को तो अपनी बॉडी के अंदर लेंगे ही, वो स्टेप तो सभी के पास कॉमन होगा। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, हम डाइजेस्ट करेंगे। अब डाइजेशन एक जो छोटा सा था, अभी हमने पढ़ा था कि पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर अब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन होता है। तो ये पांचों की पांचों प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, हम बॉडी के अंदर किसको लेंगे भैया, खाने को लेंगे, वो इंजेक्शन है, वो तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होगा। लेकिन डाइजेस्ट कैसे होगा, इस पूरे सिस्टम को लगा के खाना डाइजेस्ट होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसके ये है क्या सिस्टम, क्या किस चीज से मिलकर बना होता है? तो तुमने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है, नली। हमारे माउथ से शुरू होकर एक पाइप जाती है, ठीक है? तो माउथ से पूरी नली स्टार्ट है और ऐसे घूम घूम के जो भी बनना था लास्ट में एनस पे जाके खत्म होती है। तो कैनाल का मतलब क्या होता है, नली, ठीक है? तो मेरे माउथ से एनएस तक की जो पूरी सफर है, पूरा सफर है, उसको एलिमेंट्री कैनाल कह देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लगभग 9 मीटर की पाइप हमारी बॉडी के अंदर फंसी हुई है। 9 मीटर समझते हो कितना है? 1 मीटर इतना होता है। और इतना तो भाई मेरी हाइट ही हो जाएगी शायद, थोड़ा सा बढ़ के, और है कि नहीं? तो इतना 1 मीटर के लगभग होता है। और लेकिन हमारी बॉडी में कितना मीटर लंबा पाइप है, ये 9 मीटर लंबा पाइप है। समझे या नहीं समझे? तो इतना बड़ा पाइप तुम्हारी बॉडी के अंदर पड़ा है, लगभग 9 मीटर, एवरेज की बात कर रही हूं, एवरेज, ठीक है? और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाइप 9 मीटर का नहीं रहेगा, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। अरे चूहा है, चूहे के अंदर 9 मीटर पाइप रहेगा क्या? समझे या नहीं समझे? वो भी तो एनिमल है, वो भी तो खाना अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करेगा, तो उसकी बॉडी में अलग लेंथ की एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी। हमारी बॉडी में 9 मीटर लगभग, एवरेज की बात कर रही हूं। अब तुम कहोगे जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर भी 9 मीटर का ही रहेगा क्या, जो भी पैदा हुआ है? और कोई लोग की हाइट इतनी बड़ी होती है, क्या उनके अंदर भी 9 मीटर का ही रहेगा? तो मैंने क्या बोला, एवरेज बोला ना, कि एवरेज बात किया जाए लगभग 9 मीटर के आसपास हमारी बॉडी के अंदर पूरी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है प्रेजेंट होती है। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। ये जो एरिया है इसको माउथ कहते हैं ना। इस माउथ के अलावा इसका एक और नाम होता है जिसको क्या बोला है, बकल कैविटी। क्या बोला गया है, बकल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, खाली जगह। तो माउथ में खाली जगह नहीं है अंदर, है ना? और बकल मतलब क्या होता है, जो हमारे ये दांत और टंग और इस चीजों से मिलकर बना होता है, जॉ वगैरह से बना होता है, इसको बकल कह देते हैं हम, ठीक है? दांत, टंग और जो मसूड़े होते हैं, गम्स वगैरह, और ये जो जॉज होते हैं, जो जबड़े हैं ना मेरे पास, तो इसको, इससे जो चीज बनी होती है उसको बकल कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो ये माउथ वाला एरिया है इसको हम एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम है बकल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, खाली जगह। इसके अंदर खाली जगह होती है जहां पे हम खाने को रखते हैं, तो ये हो गया बकल कैविटी। उसके बाद जब तुमने खाना खाया, तुमने बकल कैविटी पे रखा, उसके बाद आती है पीछे की तरफ धकेलते हो ना खाने को, तो एक फूड पाइप आएगी। सबसे पहले एक पतली सी पाइप आएगी, छोटी क्लास में पढ़ा होगा तुमने, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप को यहाँ पे क्या बोल देंगे, ईसोफेगस। क्या बोलेंगे, ईसोफेगस। ओ को साइलेंट रखो और ईसोफेगस इसका नाम पढ़ना, ठीक है कि नहीं है? तो फूड को, खाने को अब नीचे की तरफ लेके जा रहे हो तो एक पाइप आती है जिसको मैंने बोला ईसोफेगस, ठीक है? ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ऐसी पतली सी एक पाइप होगी जिसको मैंने ईसोफेगस कह दिया। ईसोफेगस के बाद क्या आ रहा है, स्टमक। इस पाइप से ऐसे जुड़ा होगा हमारे पास क्या, स्टमक। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला, इसके आगे तो माउथ हो गया। माउथ से खाना कहां गया, ये पतली सी पाइप के अंदर, जिसको मैंने क्या बोला, ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहेंगे। फिर खाना कहां जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद खाना कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कहां होता है, ऐसे,
बीच में प्रेजेंट होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां जाएगा खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जुड़ा होता है। और यहां इस वाले पार्ट को हमने एनएस बोल दिया। तो ये हो गया पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। कहां से कहां खाने का सफर हो रहा है? पहले तो मैंने इसको माउथ में रखा, तो माउथ से कहां गया? ये पतली सी ट्यूब के अंदर गया जिसका नाम है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहेंगे। उस ट्यूब के बाद कहां जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद कहां जाएगा? सबसे पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये मत कहना पेट तो इस बड़े वाले के साथ जुड़ा है, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जाना चाहिए था। अरे नहीं, पेट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहां जाएगा? जैसे मान लो ये ओपनिंग है, यहां जाएगा खाना, तो यहां जाएगा खाना जो जिसका नाम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते होते खाना कहां जाएगा? एनएस के पास जाएगा, जिससे बॉडी के बाहर चले जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा क्या था? ये था एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है? ये है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स मतलब एक पाउच। ये क्या हो गया? ये हो गया पाउच। इस पाउच को मैंने क्या बोल दिया? ग्लैंड बोल दिया भैया। स्किन, वो जो हमारे सेल्स होते हैं ना, सेल से मैंने एक पाउच बना दिया। सेल की मदद से मैंने एक पाउच बना दिया जिसके अंदर कुछ एंजाइम है, केमिकल्स है, केमिकल। समझे? मैंने सेल से मिलकर एक पाउच बना दिया। पाउच के अंदर स्टोर करते ना चीजें, तो वैसे ही उस पाउच को यहां पे हम क्या बोल देंगे? ग्लैंड्स बोल देंगे। एक पाउच है तो एक को मैंने बोल दिया ग्लैंड है ये। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा केमिकल। वो केमिकल क्या करेगा? खाने को डाइजेस्ट। तो उस केमिकल का नाम हो जाएगा डाइजेस्टिव केमिकल, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करेगा। समझे? तो ये सारे मतलब खाना जो डाइजेस्ट करेगा वो एंजाइम भी तो लग रहा है, केमिकल भी तो लग रहा है। इसके पास तो जा रहा है खाना, यहाँ डाइजेशन कैसे हो रहा है? फिर ये तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना खाना, सिर्फ यहां से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। डाइजेस्ट कैसे होगा? इनकी मदद से। सबसे पहला क्या लिखा है? सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब ऐसी ग्रंथियां। ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि। ठीक है, तो ऐसी ग्रंथियां, ऐसे पाउचेस जो क्या निकालेंगे? सलाइवा निकालेंगे, उसको बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो कहां निकलता है भाई तुम्हारे सलाइवा? माउथ में निकलता है कि नहीं? तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहां होंगे? माउथ के अराउंड होंगे। अभी मैं बता नहीं रही हूं कहां होते एक्चुअल में, वो हम पढ़ेंगे साथ साथ। तो माउथ के अराउंड होंगे, मतलब खाना जब यहां होगा तो इस सलाइवरी ग्लैंड, क्योंकि मैंने बोला ना डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करेंगे। तो यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? फिर कुछ हमारा ऐसा एंजाइम होगा जो खाने को डाइजेस्ट करेगा। समझे? तो मैं पूछ रही हूँ फिर खाने की डाइजेशन कहां से शुरू हो जाती है? तुम कहोगे माउथ से, क्योंकि सलाइवा तो माउथ में निकल रहा है ना। अगला क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक है ना, ये वर्ड लगता है स्टमक के लिए। ठीक है, क्या लगता है? स्टमक के लिए। तो ऐसे ग्लैंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो कहां प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है। मतलब ईसोफेगस का तो कुछ आया ही नहीं, ईसोफेगस के बारे में तो बात ही नहीं करी, क्योंकि लाइन वाइज चल रहा है ना, लाइन वाइज चल रहा है ना। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में हो गए। ठीक है, माउथ में हो गए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब मैंने बोला गैस्ट्रिक वर्ड किसके लिए लगता है? स्टमक के लिए लगता है। तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो स्टमक में प्रेजेंट है। तो स्टमक में क्या निकलेगा? केमिकल निकलेगा। मैं HCl की बात नहीं कर रही हूं। HCl तुम्हारा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। एंजाइम मतलब केमिकल निकलता है। हम पढ़ेंगे कौन कौन से कैसे कैसे केमिकल निकलते हैं। ठीक है, हाँ HCl भी निकलता है, उसका कुछ और काम है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी एंजाइम निकलते हैं, केमिकल निकलते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या HCl खाने को डाइजेस्ट नहीं करता? नहीं करता। ठीक है, खाने को डाइजेस्ट HCl नहीं करता, कोई और करता है, तो हम बाद में सीखेंगे। हाँ, तो भैया स्टमक के अंदर क्या होंगे? ग्लैंड्स होंगे, यानी कि ग्रंथियां होंगी, यानी कि उसके अंदर एंजाइम यानी कि केमिकल प्रेजेंट होंगे जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ? फिर सारा का सारा खाना हमारे मुंह में डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तुमसे बोला ना सलाइवरी ग्लैंड्स थे, उसके अंदर केमिकल्स होंगे जो खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तभी तो तुम्हारे स्टमक के पास भी ग्लैंड है, तभी तो उसके पास भी ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं। समझ में आया? उसके बाद जब स्टमक के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? लीवर। अब लीवर तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो लीवर तुमने अगर डायग्राम कभी पढ़ा हो तो यहाँ के साइड पे ऐसा हमारे पास लीवर प्रेजेंट होता है, इधर साइड को। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया डायग्राम, लेकिन लीवर ऐसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टमक के बगल में क्या लगा है? लीवर। तो अब मतलब लीवर भी फेंकेगा अपना, क्योंकि लीवर तो कुछ आ ही नहीं रहा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हाँ भैया, अलग से ये लीवर भी फेंकेगा यहाँ पर अपना चीज, अपना सिक्रीशन। समझ में आया या नहीं आया? डायग्राम फिर से यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फेंकेगा इस साइड को। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लीवर क्या करेगा? अपनी बॉडी का जो केमिकल है, जो कि एंजाइम है, वो यहाँ फेंकेगा इधर स्टमक के नीचे वाले पार्ट पर। ठीक हुआ? उसके बाद क्या है? पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास क्या होते हैं? यहां पर एक पत्ते जैसा शेप का
पत्ते जैसे शेप का ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियास पत्ता, पी फॉर पेनक्रियास, पी फॉर पत्ता, पत्ते जैसे शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पेनक्रियास कहते हैं, जिसकी बॉडी से भी जो एंजाइम है यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो केमिकल है, वो यहां निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहां पर खाने को देख रहे हो, पहले मुंह में तोड़ा उसको बट वो कंप्लीटली नहीं टूटा, फिर पेट में उसको डाइजेस्ट किया बट कंप्लीटली नहीं हुआ, फिर लीवर से कुछ चीज आया उसने डाइजेस्ट करा लेकिन फिर भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर पेनक्रियास का कुछ चीज आ रहा था उसने डाइजेस्ट करने की कोशिश करी फिर भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद क्या होगा, कहां गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन क्या स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है? उसमें से सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहां से शुरू होती है ह्यूमन के अंदर, हम बोलते हैं माउथ में शुरू होता है और इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। कौन सा इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके आगे डाइजेशन नहीं होता, उसके आगे अब्जॉर्प्शन होता है। समझे कि नहीं समझे? डाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, अब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन हो जाता है लेकिन यहां पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसका मतलब ये इंटेस्टाइन भी, स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या निकालेगा, कुछ केमिकल्स निकालेगा खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो मतलब इतना सारा बार डाइजेशन के लिए क्या करना पड़ रहा है, बॉडी के अंदर केमिकल निकालना पड़ रहा है, तब हमारा जो खाना है वो जाकर डाइजेस्ट हो रहा है। सिंपल प्रोसेस तो है नहीं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्टेप में तो हो नहीं रहा। जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था, है ना, तो बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। कैसे होगा, सबसे पहले तुमने बोला मुंह के अंदर खाना गया, उसके पास सलाइवरी ग्लैंड से केमिकल निकालेगा, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो फूड पाइप के अंदर गया, लेकिन फूड पाइप के लिए तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब फूड पाइप में कोई डाइजेशन होता ही नहीं होगा, खाना एज इट इज पास हो गया। फिर कहां पे गया, फिर गया स्टमक में, और स्टमक के पास क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो क्या निकालेगा, केमिकल निकालेगा, यानी कि दोबारा यहाँ पे रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन, खाने को डाइजेस्ट करने वाली रिएक्शन। तीसरा क्या है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्टमक के अंदर ही, स्टमक के नीचे ही जैसी खाना जा रहा है तो दो हमारे पास एक ग्लैंड्स है, एक हो गया लीवर और एक हो गया पेनक्रियास, जो क्या करेंगे, जो जूस निकाल रहे हैं। जूस मतलब क्या, जिसके अंदर हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, डाइजेस्टिव जूस निकाल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? जो एंजाइम मतलब दोनों के दोनों क्या निकाल रहे हैं, केमिकल निकाल रहे हैं जो खाने को और तोड़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो खाना है वो कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो क्या निकालेगा, फिर से एक नया डाइजेस्टिव एंजाइम निकालेगा। और ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग है, एक जैसे कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग निकालते हैं। जब उनका नाम अलग अलग है तो उनका काम भी अलग अलग होगा। सबका मिलाकर एक ही काम है कि डाइजेशन करेंगे खाने का, लेकिन कोई फैट को डाइजेस्ट कर रहा होगा, कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? और अगर कोई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर भी रहा है, कार्बोहाइड्रेट बड़ा चीज हो गया, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट कर भी रहा है तो सीधे ग्लूकोज में नहीं तोड़ रहा, बीच में किसी छोटे पार्ट में तोड़ दिया उसने। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सब मिलकर क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट करेंगे।